नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक सीज़न आ चुका है ऑडियो और वीडियो लीक्स का। किसी ज़माने में किसी की ऑडियो निकल आती थी, वीडियो निकल आती थी, एक इखलाकी प्रेशर होता था, वो पार्टी डिफेंसिव हो जाती थी, कुछ मकासद हासिल हो सकते थे। लेकिन अब तो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन हर तरफ से ऑडियो और वीडियो ही इस तरह से निकल रही हैं कि इसका तमाम तर इखलाकी पहलू जो है वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। जो लेटेस्ट स्कैंडल है वो है जहाँ NA 133 में जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं परवेज़ मलिक साहब की रहलत के बाद, वहाँ पर एक वीडियो है जिस वीडियो में बज़ाहिरन ये लगता है कि PMLN के लीडर बैठ के लोगों को पैसे देख रहे हैं। उस वीडियो को बहुत दफ़ा देख चुके हैं। अली परवेज़ मलिक साहब PMLN के लीडर हैं। उनका दावा ये है कि ये वीडियो एक इनेक्टेड ड्रामा है। सुन लेते हैं कि अली परवेज़ मलिक साहब का क्या कहना है। जाली वीडियो जिसके अंदर सारे किरदारों के मुंह के ऊपर मास्क है। इन्होंने वो जो कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की है, लाहौर की आवाम उसको रद्द करती है। इसके अलावा 2018 के इलेक्शन के अंदर मलिक परवेज साहब यहां से 90,000 वोटों से कामयाब हुए और जो हमारे मदे मुकाबिल पीपल्स पार्टी आज ये मकरूह धंधा कर रही है, इनके वोटों का हिस्सा उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। बिलावल जरदारी साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और इस धंधे को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट इस वक्त है ही नहीं, क्योंकि उसके कागजात मंजूर हो नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से अलग थलग रह नहीं सकी। वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त इसका एनालिसिस किया। लाहौर के हल्के में 2-2 हज़ार रुपया बांट रहे हैं PMLN के लोग वोट लेने के लिए। यही वो इलेक्शन है जो ये लड़ते हैं। ये वो निज़ाम है जिसके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है। पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है? ये वोट को इज्जत दे रहे हो? ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? जब हम ये बात करते हैं कि हम EVM लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो फिर इस वक्त सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर कमेटीज़ तो कायम कर दी हैं, लेकिन वो कमेटीज़ ये कह रही हैं कि EVM को के ऊपर इलेक्शन करना डूएबल नहीं लगता। शायद इसको करना टेक्निकली तौर पे मुमकिन नहीं हो सकेगा। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन डिस्कशन का आगाज़ लाहौर के NA 133 की वीडियो के हवाले से करते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रोमिनेंट उसकी लीडर हैं, MNA हैं, फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए, मेंबर हैं कोर ग्रुप की और मेंबर हैं कोर कमेटी की, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी वार्म वेलकम। मेरे साथ PMLN के रहनुमा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं। फॉर्मर MNA हैं इस्लामाबाद से, एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी CDA के मामला के। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अंदलीब अब्बास साहिबा, बज़ाहिरन एनेक्टमेंट ही लगती है कि पीछे उन्होंने PMLN के पोस्टर रखे हुए हैं, अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं, मुंह पे मास्क पहने हुए हैं, लाहौर में कम ही लोग पहनते हैं, एक लाइन लगी हुई है और 2-2 हज़ार रुपये बांट रहे हैं एक ऐसे हल्के में जहां उनको पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, आपका तो कैंडिडेट ही वहाँ नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उनको बहुत सबकत है। क्या चट्टी पड़ी उनको कि 2-2 हज़ार रुपये के वोट बांटें? उस पर आपने इतनी पोजीशन ले ली है, वहाँ तो लेना देना ही कुछ नहीं आपका। देखिए, जहाँ तक जाली ऑडियो टेप्स का सवाल है उसमें तो कोई शक ये तो इनेक्टमेंट है, जाली भी नहीं है। जी, इनेक्टमेंट या जाली या जो भी है, ये तो PMLN की महारत है। इसमें उन्होंने बहुत ही, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तजर्बाकार टीम है उनकी। कब से कर रहे हैं ये, कभी किसी जज की, कभी किसी बंदे की, कभी किसी उसकी। तो ये तो आप उनसे पूछें, क्योंकि ये उनका शोबा है। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और बेशुमार लीक्स जो हैं वो वही करते हैं। बल्कि अब तो इतना करना शुरू हो गए हैं कि इनको उल्टी पड़ गई है, इनके गले में पड़नी शुरू हो गई है और सारी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब ये बताएं कि आप कितने साल से किस किस की ऑडियो रख के बैठे होते हैं और कब निकालते हैं। इसलिए जिसकी ये स्पेशलिटी है, जो मशहूर है, जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि PMLN वीडियो लीक्स वाली, ऑडियो लीक्स वाली, ये उससे आप पूछें तो बेहतर है। क्योंकि हमारा तो देखें, हमारा कोई इंसेंटिव होता, हम तो इस इलेक्शन से बाहर हैं, हमारा कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ तो हम होते कि जी हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जी इनको वोट ना मिले, तो फिर हम ऐसी चीज़ें करते। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, और अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को कहा है। जी बिल्कुल सही है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब की तरफ आऊँ, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस हवाले से जो प्रेस ब्रीफिंग है
जहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया, उनका भी कुछ ऐसा ही आर्गूमेंट है जैसा कि अंदलीब अब्बास साहिबा का। सुन लेते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसके हवाले से है क्या। वीडियो जो कौन किसके पास आती हैं और कौन ज़्यादा रिलीज़ करती है ये सारों को पता है, और मैं ये समझता हूँ कि वो वीडियो वाली माई नहीं, वीडियो भैणा दे नाम नहीं ले दे, वीडियो जो भी रिलीज़ करता है वो सारी कौम को पता है जी, और किन मकासद के लिए वो वीडियोस रिलीज़ की जाती हैं ये भी सारों को पता है। हम तो इनके विक्टिम रहे हैं जी। कयूम की वीडियो और शहबाज शरीफ की वीडियो, वो सारों ऑडियो वो सारों ने सुनी थी जी। वीडियो वाली माई का उन्होंने इशारा कर दिया है। जनाब डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी तरफ से कह रहा था कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि वीडियोस तो लीक आप ही लोग करते हैं, आप लोगों की स्पेशलाइजेशन है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो सवाल किया और जो मौजूद ज़ेर बहस है वो NA 133 का इलेक्शन के हवाले से जो एक वीडियो रिलीज़ की गई है या लीक हुई है वट, ये मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ है। ये जो लीक हुई है ये हमारे ख़िलाफ़ लीक हुई है और इसका मकसद जो है वो हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाना है। लेकिन उसके बावजूद अंदलीब साहिबा ने जली कटी सुनानी थी, वो हमें ही सुनाई। वीडियो भी हमारे खिलाफ है, जली कटी भी हमें सुना रही है। ऐसी वीडियो हम क्यों रिलीज़ करें? जी डेफिनेटली, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप वोट खरीद रहे हैं और हमारी जमात को ये कहा गया है, निशाना बनाने की कोशिश की गई है, टारगेट करने की कोशिश की गई है, और जली कटी भी हमें ही सुनाई जा रही है। गुजारिश ये है कि मैं 2-3 बातें टेक्निकल कर दूं। जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि नेशनल असम्बली के हलकों में कभी भी वोट खरीदे नहीं जा सकते। अच्छा, वो क्यों? डॉक्टर साहब, एक हलके में 3 से 4 लाख वोट होता है, 5-5 लाख वोट हैं, 6-6 लाख एक नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग स्टेशंस में सिचुएशन कमज़ोर हो सकती है ना। सर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ ना कि आपको इतना यानी वोट बैंक आपको चाहिए होता है इलेक्शन जीतने के लिए कि एवरेज जो है वो तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक वोट जो है वो अगर आप लेते हैं तो आप वो सीट जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं। हमारे जो ये हल्के हैं, ये बात आप कर रहे हैं कि नेशनल असम्बली के इलेक्शन में वोट नहीं खरीदा जा सकता। मैं बिल्कुल क्यों, मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 2 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल असम्बली के इलेक्शन जीते हैं। आप ख़रीद के कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, टोटल इलेक्शन जो है, टोटल वोटर जो है वो है 10,000, 15,000, 4,000 वोट लेने वाला जीत जाता है। वो अगर 1000 वोट खरीद ले तो उससे फ़र्क पड़ता है। अब एक बंदा जीत रहा है या एक बंदा आपसे वोट ले रहा है, लाख वोट आपके पास है डॉक्टर साहब, 50,000 वोट मैंने लेने हैं, लाख वोट, 50,000 वोट आप खरीद सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कोई गारंटी नहीं होती कि आप जनाब कोई वोट जो है वो इस तरह कोई बिक रहे हैं बाजार में और आप खरीद लें। सो नेशनल असम्बली के ये इल्ज़ामात ज़्यादा होते हैं, ये हकीकत बहुत कम होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 2 पॉइंट सारी जमातों की तरफ से मैं कह रहा हूँ। 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, जो वीडियो आपने कही है कि जिस तरह ये बिल्कुल टोटल एक ड्रामा सा लग रहा है कि बंदे बिठाए हुए हैं और रिकॉर्डिंग भी को प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, ये कोई ऐसी टीवी टॉक शो की तरह रिकॉर्डिंग हो रही है, बाकायदा कोई प्रोफेशनल कैमरा लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं और आपने यहाँ से कोई रिकॉर्ड कर लिया। नो, ये प्रॉपर एक ड्रामा लग रहा है, एक स्टेज सजाया हुआ है। लेकिन आई अप्रिशिएट कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया है, नादरा को कहा है कि इनकी शिनाख्त की जाए, ये लोग सामने आने चाहिए। हम अपील करते हैं, मुस्लिम लीग नून कुछ होगा अपील करती है कि इनकी शक्लें सामने आनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, पता लग जाएगा बैकग्राउंड आपका सारा। अच्छा, ज़रा रुकें अंदलीब साहब, ये खासी इंटरेस्टिंग इसमें 2-3 उनके पॉइंट्स बन गए। एक तो उनकी पॉइंट ये है कि वीडियो तो हमारे खिलाफ रिलीज़ की गई है, तो हम पे ये इल्ज़ाम लगाना कि हम वीडियो लीक करते होंगे। इन अदर वर्ड्स उन्होंने एडमिट कर रहे हैं कि हम करते होंगे जहाँ हमारी ज़रूरत होती होगी, लेकिन ये वीडियो लीक करना हमारी ज़रूरत नहीं। जितनी वीडियोज़ अभी लीक हुई है ना वैसे अब तक, उसमें देख लेंगे हमारे पार्टी के खिलाफ कितनी है, नून लीग के खिलाफ कितनी तो है और हमारे हक में कितनी है। इससे हमको फायदा नहीं पहुंच सकता था, इसलिए हम पे क्यों इल्जाम हो सकता है। एक दूसरा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन में वोट नहीं खरीदा जा सकता, कि स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स का इतना फ़र्क होता है। देखिए, मैं तो पहले ही कहती हूँ कि कैसे ख़रीदना है, कैसे ठप्पे लगाने, ये मैं क्लेम ही नहीं कर सकती, मैं चैलेंज ही नहीं कर सकती इनका तजर्बा। आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, आपको क्या पता है? इनको तजर्बा जो इतना ज़्यादा है। आप ये सोचें कि नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि जी 1970 के बाद कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। 1970 का भी कौन सा था? और उन्होंने ये कहा, ये तो मैं उनकी रिपीट कर रही हूँ ना जो उन्होंने कहा, तो जिसका मतलब है कि वो खुल्लम खुल्ला एतराफ़ कर चुके हैं कि 3 दफ़ा अगर वो आए और 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी आए हैं तो सारे के सारे धांधली से आए हैं। उसके बाद ही आकर यहाँ डिफेंड करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। जब इनका लीडर खुद कहता है कि 1970 के बाद कभी भी कोई इलेक्शन जो है वो धांधली के बगैर नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जी इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और इनके जो
ठप्पे लगते हैं और ये जो रीज़न दे रहे हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ है, तो ये तो मैं कहती हूँ, हम हमेशा कहते हैं कि जी मरियम जो है वो तो मैच ही ऑपोजिशन के लिए खेलती है। जितना मरियम की इसका क्या वीडियोस मतलब हुआ कि मैच ऑपोजिशन के लिए खेलती है? बिकॉज आप देखें कि इनकी पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। आप देखें पार्टी के 2 टुकड़े तो पक्के हो गए हैं। जिस जलसे में जलसे में शहबाज जाता है, जिस मीटिंग में शहबाज शरीफ जाते हैं, उस जलसे और उस मीटिंग में मरियम नहीं जाती। ठीक है, फिर उनके बयानात आप कंपेयर कर लें। अब जब आप ऐसी ऑडियो वीडियो निकालेंगे जिसमें खुल्लम खुल्ला आप एक फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट आई है वो तो एक मज़का खेज अटेम्प्ट है राना शमीम के की जो वीडियो है 3 साल बाद वो आई। अच्छा और जज अरशद की भी और ये भी कोई इन्होंने प्रेजेंट करके कोर्ट में नहीं गए, कोई वीडियोस इन्होंने वहाँ प्रेजेंट नहीं की। टीवी पे आते हैं, ये नोटरी पब्लिक है, ये है, उसके बाद उल्टी पड़ जाती है तो दुम के भाग के फिर कोई और वीडियो प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं। तो जो वीडियो लीक्स हैं इनकी वो तो वीडियो होल्स बन गए हैं। वो इतने बड़े बड़े होल्स हैं कि वो पटाखे बज के इनके मुंह पे वापस आते हैं। सो मैं लाइक आई सेड, मैं तो ना इस टेक्निकली कॉम्पिटेंट हूँ कहने की कि जी वीडियोस के अंदर क्या था और क्या नहीं। ये मुझे पता है कि इन्होंने जो भी वहाँ बनाया हुआ है, एक क्या कहते हैं कमरा बनाया हुआ है जिस और सेफ बनाई हुई है जहाँ वीडियोस रखी हुई, जो कि खुद ये क्लेम करते हैं कि अगली आएगी, अब तैयार रहें, नेक्स्ट वीक सीजन 2 सीजन 3, ये तो इनका काम है। सीजन 2 सीजन 3 वो बेसिकली कह रही हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो हिकमत अमली है वो आपकी पार्टी के लिए अब एक लाइबिलिटी बन चुकी है। डॉक्टर साहब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मोहतरमा ने कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा। ये एक और दरवाज़ा होता है असेंबली से आने का, उसमें आई हुई हैं। इलेक्शन जो लड़ने वाले लोग हैं आप उनसे पता करें। इलेक्शन में जो धांधली के इल्ज़ाम हैं, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा कि किस इलेक्शन में कितनी धांधली हुई है। सुने ना सर, मैं आपने कहा ना 70 से आपने कहा ना आज तक इलेक्शन में धांधली हुई है, मैं उसको कंटेस्ट ही नहीं कर रहा। किस इलेक्शन में कितनी हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उसी को दूर करने के लिए सारी गवर्नमेंट्स कोशिश करती रही हैं, कितना दूर हुआ है उस पर कितना काम होना बाकी है, ये बहस नहीं है। इलेक्शन में जो धांधली की जाती है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ने वाले लोगों से पूछें आप, वो वोट खरीद के धांधली नहीं होती। वोट खरीद के आप विनिंग कैंडिडेट के साथ अपने मार्जिन को ब्रिज कर ही नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ आपको, धांधली होती है कि इलेक्शन 2018 से पहले आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अकामा रखने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये होती है धांधली। आपने उसे तायाद नाअहल कर दिया, ये होती है धांधली। आपने ऐसा प्रोपेगेंडा और ऐसा के अंदर होने वाली धांधली इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए वो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं प्री पोल रिगिंग की बात कर रहा हूँ ना। इतना जहरीला प्रोपेगेंडा आपने एक जमात के खिलाफ किया ऊपर से लेकर नीचे तक, वो होती है प्री पोल रिगिंग। तो आप भी करें इलेक्शन वाले दिन, सुने आप जरा, इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, धांधली कैसे की जाती है। 2018 में डॉक्टर साहब कंप्लीट में लेट मी कंप्लीट ना, मैं आप सवाल बाद में कीजिएगा, मैं आपको जरा ये, क्योंकि वो तसलसल टूट जाता है। इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, अब ये जिस तरह वो ये होता है जनाब कि आप किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो मुख्तलिफ जगह से रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे डस्का में हुआ, आपने जनाब फायरिंग शुरू कर दी, 2 बंदे मार दिए आपने, लोगों को जाने नहीं दिया वोट डालने के लिए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि आपकी इंतजामिया भी मिली हुई है, पुलिस भी मिली हुई है, इलेक्शन का अमला भी मिला हुआ है, 22 आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा कर लिए जाते हैं। ये होती है धांधली। वोट खरीद के धांधली नहीं हो सकती डॉक्टर साहब। और तीसरी बात, जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, ये इस तरह होता है कि जैसे आप अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं पोलिंग स्टेशन के, इस तरह पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं, वोटों की गिनती यहाँ सामने होती है। इस इलेक्शन में खैबर से कराची तक क्या हुआ कि पोलिंग एजेंटों को कोने में बिठा दिया गया, मुंह दीवार की तरफ करके, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट गिनी जा रहा है, ये शेर का है, ये बल्ले का है, ये उनको पता ही नहीं है कि वोट कितने निकले हैं कितने नहीं निकले। ये इस इलेक्शन में खैबर से कराची तक की रिपोर्ट है, इंक्लूडिंग आपका ट्राइबल एरिया। एक एक जगह मैं गया हूँ कराची तक। ये कैसे हो गया कि इस इलेक्शन में आपको हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर सेम पैटर्न देखने में मिला है। पोलिंग एजेंट्स आइदर दे वर थ्रोन आउट गिनती के बाद, या उन्हें कॉर्नर में बिठा दिया गया। इस्लामाबाद में भी यही हुआ है। ब्रेक ले लूं मैं, किसी जगह आप पूछ लें, ये धांधली के तरीके हैं। ये ब्रेक ले लूं। ये वोट खरीद के धांधली आप नहीं कर सकते। जब धांधली की बात होती है तो फिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत और वज़ीर आज़म बारहा ये कहते हैं कि चूँकि सारी ही जमातें धांधली की शिकायत करती हैं, रिगिंग की बात करती हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतफ़िक हो पाता है, ना सियासी जमातें इस एक चीज़ के ऊपर खड़ी हो पाती हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं क्योंकि आज भी वज़ीर इत्तलात ने इसका जिक्र किया। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले भी बात हो रही थी इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से, जहां पाकिस्तान में रोज़ ही हर दिन हर हफ्ते यही इल्ज़ाम लगता है
कि इलेक्शन जो है उसमें रिगिंग होती है, रिगिंग के नित नए तरीके हैं। अभी वीडियो आ गई कि जनाब वोट खरीदे जा रहे हैं, फलां चीज़ हो रही है, लेकिन किसी भी बावजूद इसकी हुकूमत कहती है कि इलेक्शन की रिगिंग को रोकने का हल और तरीका ये है, साइंटिफिक तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होनी चाहिए। और आज भी फवाद चौधरी साहब जब लाहौर के हल्के के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, जहां पीटीआई इस वक्त इलेक्शन लड़ नहीं रही, तो एक बार फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे जोर दिया। ज़रा एक बार फिर सुनते हैं कहा क्या वज़ीर इत्तलाफ ने। लाहौर के हल्के में 2-2 हज़ार रुपया बांट रहे हैं PMLN के लोग वोट लेने के लिए। यही वो इलेक्शन है जो ये लड़ते हैं, ये वो निजाम है जिसके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है। पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है? ये वोट को इज्जत दे रहे हो? ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? जब हम ये बात करते हैं कि हम EVM लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो फिर इस वक्त सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है। अब फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये कह तो दिया कि ये पैसे लेते हैं वगैरह, लेकिन मैं वैसे सोच रहा था कि पैसे दे के अगर किसी ने वोट डालना है तो EVM वाला उसका रास्ता कैसे रोकेगी? वो मामला तो कहीं और किसी और कमरे में तय हो जाएंगे। बहरहाल दूसरी तरफ खबर ये है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कमेटियाँ तो बना दी हैं 2-3 EVM के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से असम्बली ने, पार्लियामेंट ने जॉइंट सेशन में कानून बना दिया है। लेकिन स्टोरी ये कहती है, ये स्टोरी मेरे हाथ में है, शायद स्क्रीन पे भी आप इसको देख सकते होंगे, कि इलेक्शन कमीशन की कमेटीज़ इस नतीजे पे पहुंची हैं कि EVM मशीन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वक्त बड़ा थोड़ा है। जिन मुल्कों में हुआ वहाँ पर बहुत बरसों इस पर तहकीक हुई, रिसर्च हुई, टेस्ट एंड ट्रायल हुआ। पाकिस्तान में इसको इलेक्शन तक करना मुमकिन नहीं होगा। इस हवाले से मैंने सरवर बारी साहब को जहमत दी है फ़ोन के ऊपर, जो कि फाफन के सरबराह रह चुके हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन मॉनिटरिंग प्रोसेस में जिन शख्सियात को हम मुमताज़ समझते हैं, क्रेडिबल समझते हैं, उनमें सरवर बारी साहब सर फहरिस्त है। सरवर बारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरवर बारी साहब जी, सरवर बारी साहब आपकी इस पे बहुत तहकीक है, बड़ी गहरी नज़र है, आप बरसों आप इस पे काम कर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लग ये रहा है कि कह रहा है कि अब वक्त नहीं बचा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बरसों का काम चाहिए। देखिए मोहित, बहुत दफा ये बात हुई है कि 2018 में इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए एक लाहे अमल तय किया था जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान। वो 2018 में इन्होंने तैयार किया था और वो कवर करता है 2019 से लेकर 2023 तक। उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम EVM और जो आई वोटिंग है उसको टेस्ट करेंगे, बार बार करेंगे, और उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो हम 2021 दिसंबर में जारी करेंगे, यानी कि आने वाले माह में। अब इलेक्शन कमीशन ने एक EVM पायलट किया पेशावर में, उसकी रिपोर्ट दबाए रखी बहुत अरसे तक। अभी वो हमने RTI के जरिए ली है। इसी तरह आई वोटिंग का मसला है। इलेक्शन कमीशन ने जो कमिटमेंट की थी अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में, उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, 3 साल जाया कर दिए। और अब वो कह रहे हैं कि अब टाइम कम है, तो ये मंतक समझने से मैं कम से कम कासिर हूँ। और इसके अलावा जो इलेक्शंस एक्ट जो बनाया सारी सियासी जमातों ने मिलकर 2017 में, उसकी शिक नंबर 94 और 103 में वाज़े तौर पर हुक्म है कि ये इसको पायलट किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन को कि ये पायलट किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ने वो काम नहीं किया जो कानून के तहत उनको करना चाहिए था, तो नतीजातन ये हुआ है कि अब टाइम कम है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ ये लॉ में तो नहीं लिखा हुआ है कि आप जो 85,000 पोलिंग स्टेशन और हर पोलिंग बूथ में आप मशीन लगाएंगे। आप 2023 में कम से कम हर पोलिंग स्टेशन के एक पोलिंग बूथ पर लगाएं तो वो मुमकिन है। लेकिन लगता ये है कि ये सारा EVM का मामला जो है उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। हालांकि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर 2017 के एक्ट में ये कमिटमेंट पाकिस्तान की कौम के साथ की हुई है, तो ये समझने से मैं कासिर हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप वोट खरीदने की ये वीडियो चल रही है, मुझे नहीं मालूम वो सही है या गलत है, लेकिन एक सच है कि अगर आप 20 वोट हर पोलिंग स्टेशन के एरिया में आप खरीद लें तो 300 अगर पोलिंग स्टेशन हैं या पोलिंग बूथ जो हैं वो तकरीबन 700 होते हैं, तो 10 वोट भी 20 वोट भी खरीदते हैं, आप उसको 7 से ज़रब दें तो आपकी जो इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं वो रेडिकली बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो
तकरीबन हमारे 56 MNA ऐसे हैं मोहित साहब, 56 MNA ऐसे हैं जिनका मार्जिन ऑफ विक्ट्री 5000 से कम था। अगर आप 10 वोट भी जाली भुगता लें, खरीद लें, तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं। ऐसे 56 MNA आज हमारी पार्लियामेंट में मौजूद है। अच्छा, जरा यहीं रुकें, क्योंकि ये जो वारी साहब आपने जो कुछ कहा ना, ये मुतजाद है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस अर्लियर स्टेटमेंट की जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने यहाँ पे स्टूडियो में कही है। तो मेरे साथ रहिए जरा। तारिक फजल चौधरी साहब, अब देखें, वो तो प्रोग्राम सुन नहीं रहे थे, उनको हमने लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी मार्जिन पे मैनिपुलेशन हो जाए, जैसे कि लाहौर में हो रही थी, चंद वोटों की, चंद 100 वोटों की, इलेक्शन के रिजल्ट पे फर्क पड़ जाता। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब आप इलेक्शन का नतीजा आ जाता है, अब मैंने जो 2008 का पहला इलेक्शन जीता था, उसमें मेरा जो जीत का मार्जिन था वो 750 वोट था। अब इलेक्शन जीतने के बाद तो कैंडिडेट कह सकता है कि मैं 1000 वोट खरीद लेता, बल्कि 750 भी आप उस तरह ना लेना। 750 का मतलब ये है कि 300 बंदे जिन्होंने आपको वोट डाला वो आप पूरा डालते, मुझे डाल देते, आपके 300 माइनस होते, 300 मेरे प्लस होते, तो 600 का फर्क पड़ता है 300 वोट से। ठीक हो गया। तो अब वो कैंडिडेट के जनाब कि मैं तो अगर 50,000 में भी एक वोट मिलता तो मैं 700 वोट खरीद लेता। उसने नहीं कहा। नहीं, इसलिए नहीं कहा कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, यू नेवर नो कि मेरा मार्जिन 20,000 का होगा, 1000 का होगा, 2000 का होगा। तो ये अज्यूम कर लेना जनाब कि मेरे कैंडिडेट के साथ फर्क जो है वो 2000 का है और मैं 2000 वोट खरीद के। अच्छा रुके, बारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि एक लाइल्मी का फैक्टर होता है जब इलेक्शन का प्रोसेस और डायनामिक्स चल रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता कि क्या होगा। देखिए, ये ऐसी बात है कि देखिए, बुनियादी तौर पर जो धांधली के पीछे फैक्टर्स होते हैं, उसमें हर कैंडिडेट, मैं इसको कहता हूँ रिगिंग एक्विलिब्रियम होता है। मुझे पता है कि मेरा जो राइवल है, इमीडिएट राइवल है, वो अपने इलाके में वोट खरीद रहा है, तो मैं भी खरीदूंगा। वो पोलिंग स्टाफ के जो तकरीबन 350 पोलिंग स्टेशन हैं, तो कुछ अगर पोलिंग बूथ जो है उन वहां पर कुछ गड़बड़ कर ले तो वहां पर वो बढ़ा सकता है। तो जाहिर है दोनों साइडों से ये जो रिगिंग है वो हो रही होती है। उसके बहुत सारे मेथड हैं। वो जो वोटर की वेरिफिकेशन से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक 25 स्टेप्स हैं, टोटल 25 स्टेप्स हैं। ईवीएम के आने से जो सिवाय पहले स्टेप के बाकी सारे स्टेप जो है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट 0 हो जाए। इस वक्त जो हमारा पेपर बैलेट है उसमें 25 जगहों पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, तो ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ईवीएम के आने से एलिमिनेट हो जाएगी और उसकी वजह से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर और क्रेडिबल होगा। लेकिन जाहिर है जो पोलिंग स्टेशन के बाहर होता है, वोट खरीदने की बात है, कोर्जन की बात है, प्रेशर डालने की बात है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मशीन है। जो बाहर बस यहीं रुक जाए, यहीं रुके। मेरे साथ सरवारी साहब जरा मेरे साथ रुकें। यानी ये अपोजिशन ने मुताद दफ़ा कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ईवीएम है। अब अगर कोई इलेक्शन से 1 फरलॉन्ग दूर बैठ के या 500 गज दूर बैठ के वहाँ पे वो वोट खरीद रहे हैं, जैसे कि ये परपोर्टेड वीडियो कहती है खरीद रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करेगी? मैंने बाहर वोट दे दिया, 1000 रुपए का, 5-5 हज़ार का मैंने वोट खरीद लिया, मैंने 200 वोट खरीद लिया, 1000 वोट खरीद लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करेगी? अंदर आया, लोगों ने वोट डाल दी। देखिए, बात यह है कि जो अभी तक 9 वजूहात हैं जिसकी बिना पे इलेक्शन जो होते हैं रिग होते हैं। ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका मसला ये है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ है कि वोट ज़ाया नहीं कर सकते जी, इजाफी वोट नहीं कर सकते, वोट गायब नहीं कर सकते, वोटिंग को सुस्त नहीं कर सकते, एक वोट दोबारा नहीं डल सकता, बाहर से वोट लाकर शामिल नहीं हो सकता, ठप्पे नहीं लग सकते, फॉर्म 45 जो है उसकी 2 नंबरी नहीं हो सकती और नताइज 5 बजे आ जाएंगे। तो इनकी अपनी जो है कि जी वो फलाना रिजल्ट सिस्टम गायब हो गया और धुंध में लोग उठ के भाग गए, वो लोगों की ये जो सारी चीज है। नहीं, वो कह रहे हैं आपका इल्जाम है, ये इनके बात मुकम्मल कर। ये दिखाए ना, ये जो आपने 9 जो पॉइंट दिखाए, कह रही हूँ कि इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं ना, तो इनको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी, वो नीचे वो नईम ज़रार साहब हैं जिन्होंने ये एनालिसिस किया हुआ, उन्होंने लिखा हर बेईमान वोटिंग मशीन का मुखालिफ है, हर बेईमान वोटिंग मशीन का मुखालिफ। अच्छा, ये जो इन्होंने पॉइंट्स रेस किए हैं कि वोटिंग मशीन से नून लीग और पीपल्स पार्टी खौफजदा क्यों? क्योंकि वोट ज़ाया नहीं कर सकते, इजाफी वोट शामिल नहीं कर सकते, वोट गायब नहीं कर सकते, वोटिंग के अमल को सुस्त नहीं कर सकते, एक वोटर दोबारा वोट नहीं डाल सकता, बाहर से वोट लाकर शामिल नहीं कर सकते, ठप्पे नहीं लग सकते,
फॉर्म 45 वाली 2 नंबरी नहीं कर सकते, नताइज में 1 मिनट की ताख़ीर नहीं कर सकते, इस पर क्या जवाब है? डॉक्टर साहब बात ये है, ये देखें ना, अब वापस कर रहे हैं वापस वापस कर लें। मैं देख लेता हूँ कि पता नहीं नईम ज़रार साहब को कितना पता है इलेक्शन का, कि क्या आपने तो कहा कि मैं तजुर्बाकार क्या ये बातें कर रहे हैं। अब वोटिंग के अमल को सुस्त नहीं कर सकते, इस पर बात कर लें। पर मशीन क्या बंदे बाहर से पकड़ के लाएगी? ये नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, बस पता नहीं कहाँ से पैसे कमाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं ये नईम ज़रार जैसे। मैं आपसे एक सिंपल सवाल, ने मैडम से सवाल किया, सुने मैं आ रहा हूँ, एक पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले आपने जो सवाल किया कि अगर वोट बाहर खरीदे जा रहे हैं, ईवीएम जहाँ पड़ी है उससे 4 किलोमीटर दूर वोट खरीदे जा रहे हैं, ईवीएम इसको कैसे रोकेगी? नहीं रोक सकती। उन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उसका जवाब डायरेक्ट नहीं, उन्होंने नहीं रोक सकती, और चीजें हैं सर, सुने ना, नहीं रोक सकती ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी कि मैंने ये आपको बताया कि ईवीएम मशीन क्या घर घर जाएगी, लोगों को उठा के लाएगी, या घर घर वोट लेगी कि जी वो सुस्त रवि को भी नहीं रोका जा सकता? और मुझे ये बताएं कि ईवीएम मशीन को उठा के भागने को कैसे रोका जा सकता है? भाई जब आपके बैलेट बॉक्स जो हैं, जिस तरह अभी मैंने ये आपको डस्का के इलेक्शन की बात की, वो धुंध के इल्जाम में तो आप लोगों पे लगे थे, तो इलेक्शन कमीशन जो रिपोर्ट बनाई है आपने लगाए, हमने नहीं लगाए, हल है इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने लगाए, सर लगाए हमने, इनके कैंडिडेट ने आके इंटरव्यूज दिए। इलेक्शन पूरे का पूरा जो है वो नल एंड वाइड हुआ, दोबारा इलेक्शन हुआ, वो जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब थे, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ देना क्या आई है कि उन्हें गायब किया गया, पीटीआई ने गायब किया, पीटीआई ने इंतजामिया को किया। जो दूसरा कैंडिडेट था अमजद मली, जिसका नाम है, वो पीटीआई से था ना। अमजद मली, अमजद, अच्छा, आप इतने बाखबर आदमी हैं आप। सर असजद मली, मैं असजद है या अमजद है जी, जो भी है, लेकिन पीटीआई का कैंडिडेट था, इसमें क्या फिर भी याद है क्या बात है। बहरहाल देखिए डॉक्टर साहब, ईवीएम मशीन के कोई खिलाफ नहीं है। अच्छा, खिलाफ नहीं ईवीएम मशीन, हम इस माइंडसेट के खिलाफ हैं जो पीटीआई ने बना लिया है कि पहली बात तो ये है जनाब कि मुल्क हमारी जागीर है, स्टेट हमारी जागीर है, जो हम सही समझते हैं वही सही है। ब्रेक ले लो, ठीक है। अब ये मैं मुकम्मल कर देता हूँ। अब आप अगर तमाम अपोजिशन को साथ बैठा के ईवीएम के हवाले से कोई गुफ्तगू करते फिर तो ठीक है। आपने जिस अंदाज से ये कानून साजी की है, और जिस दिन जॉइंट सेशन आपने किया पोस्टपोन, आपने क्या कहा? तो आपने कहा कि हम मुशावरत के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, 4 दिनों बाद दोबारा आपने बुला लिया। चलो इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लें, और ये कागज भी अंदलीब को वापस करना है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। एक ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब बहुत ही फर्मली ये बिलीव करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन के अंदर जिस किस्म की खराबियाँ हैं उसका बहुत हल जो है वो ईवीएम से निकल सकता है। लेकिन ना तो अपोजिशन की जमातें ईवीएम पे कन्विंस हो पाती हैं कंसेंसस, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी करता हमें नज़र आता है। इसी के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे, यहीं से हम डिस्कशन को पिक करते हैं और एक क्विक रिबटल कर लेते हैं। 8 मिनट का हमारा सेगमेंट है। अंदरी बाबा साहब, आपने 9 पॉइंट रखे, एक भी पॉइंट से एग्री नहीं कर रहे डॉक्टर तारिक फजल। नेचुरली है, बिकॉज यही तो चीज़ें हैं जिनकी नवाज शरीफ ने एडमिट किया कि 1970 के बाद कोई इलेक्शन जो है फ्री फेयर नहीं है, ये कर करके ही तो आए हैं। तो यही स्टेटस को होता है। देखें, जब भी कोई चेंज आता है, कोई नई चीज़ आती है, हमेशा उसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठती है, ज़्यादातर लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पुरानी आदत है। आपको याद होगा जब शौकत खानम का कॉन्सेप्ट आया तो 20 में से 19 कंसल्टेंट्स ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि दुनिया में नहीं हुआ। ईसीपी के रेजिस्टेंस के बावजूद आप पुश करेंगे ईवीएम को? देखिए, मैं तो वही कह रही हूँ जो सरवर बारी कह रहे हैं। ये देखें, ये क्लॉज लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा हुआ है, ये इनका स्ट्रेटेजिक पिलर नंबर 8 है कि जी हमने 2019 से लेके 2023 तक ये ईवीएम बिल लॉन्च कर देनी है, इसकी वो कर देनी है। अब अगर उन्होंने ये इनका स्ट्रेटेजिक प्लान है, अब इसके ऊपर खुद लिखा हुआ है कि जी हमने करना है क्योंकि हमें इलेक्शन का वो लेकिन नहीं किया। अब कहते हैं जी पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल, जैसे मैंने कहा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, चाहे आप वर्ल्ड कप ले लें, चाहे आप नमल ले लें, चाहे आप शौकत खानम ले लें, चाहे आप इलेक्शंस ले लें, नई चीज को लाना। इन 9 पॉइंट्स में से कौन से 2 या 3 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत अहम है, आप समझती हैं, जो ईवीएम की वजह से वाकई जिसका सबसे पहले तो इन्होंने जो की, और वो जायज़ मेरा ख्याल है इतराज़ होता है कि जी इलेक्शन कमीशन 5 बजे इलेक्शन ख़त्म होता है, उसके बाद कई दफ़ा सारी रात रिजल्ट नहीं आता या रिजल्ट डिले हो जाता है टू वॉट एवर। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उससे 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट ठीक है, नंबर 1।
और वो उसमें आपको ह्यूमन एलिमेंट की बहुत कम गुंजाइश होगी। ठीक हो गया। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे ठप्पे नहीं लग सकते। ठीक है। आप वो करेंगे, साथ ही आप उसका दो उसके होंगे और वो आपको उसी पे पता चल जाएगा। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे वोट गायब नहीं कर सकते आप। ठीक, राइट। सो अगर डब्बे से गायब करेंगे तो मशीन तो बता रही होगी कि 10 वोट पड़े हैं, आप डब्बे से 5 बिल्कुल, ये गायब 3 करेंगे पॉइंट्स तो हैं। वेरीफाई। एक तो ये कि 5 बजे के बाद रिजल्ट आगे नहीं हो सकेगा, ये आधी रात वाला सीन नहीं होगा कि जनाब डब्बे गुम गए हैं, मिल नहीं रहे, धुंध हो गई है, वो चीज़ एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो जो ठप्पे वो ठप्पे नहीं हो सकेंगे। तीसरा जो इल्ज़ाम है कि वोट ही डिसअपियर हो जाते हैं कागज़ के, बिकॉज पैरेलल रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तीनों पे क्या जवाब है आपका? और सब पहली बात तो ये है जो दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा कहा मैडम ने कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है 1970 से इलेक्शन की धांधली की निशानदेही कर रहे हैं। उसी पे आ जाता हूँ। मैंने कहा तमाम इलेक्शंस के बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ नहीं रहे। उन्होंने एक ओवरऑल एक बात की है। 3 के तो रहे हैं ना। दूसरी बात ये है जी कि कोई 2 के आप भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले में आपने उधर KPK में गवर्नमेंट बना ली थी और सबसे बड़ी धांधली आपने 2018 में कर ली थी। लेकिन आगे बात क्या है, आप बताएं, बोले क्यों आप इनके बताएं। खिलाफ? क्योंकि वो सवाल आपने बेनिफिशियरी किया, नहीं मैं उस पे आ जाता है। हूं। वो सिर्फ देखिए, तब बोलते हैं बात ये जब है, वो बेनिफिशियरी नहीं बात होते। ये है कि ये जो EVM खेल रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इसके पीछे सिर्फ ये बात है कि चूंकि ये गवर्नमेंट जो है ये इस वक्त पिट चुकी है, तमाम ठग इन्होंने बिठाए हुए हैं, कोई आवाम की बेहतरी की बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगला इलेक्शन जीतने के लिए तहरीक इंसाफ का EVM को लाना ज़रूरी है। और EVM को लाना ज़रूरी इसलिए है कि ठीक है 5 बजे रिजल्ट, मैं बता रहा हूँ 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी, ठप्पा लाख से ठीक है जी, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग जो ये अपने हाथ में रखना चाहते हैं उसके ऊपर सवालिया निशान है। उसके ऊपर सवालिया निशान है। नहीं, इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो डस्का भी था। इनको ये शक है, उन्होंने आपके तीनों पॉइंट तो ये तीनों पॉइंट आपने मान लिए कि अगर ये नहीं, ये ठीक है, मैं कहता हूँ ये ठीक है। 5 बजे रिजल्ट भी आ जाएगा, सही काम करे, ठप्पे भी ना लगे तो 5 बजे रिजल्ट आ सकता है, ठप्पे नहीं लगेंगे, वोट सिर्फ और सिर्फ उसकी जो प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग वो इनके हाथ में। इसका क्या हाल है जी? और डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, आप मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने वर्ल्ड कप भी और ये जर्मनी जैसे मुल्क से ज़्यादा सियाने हैं, इनके वजीर ये यूरोपियन ममालिक से ज़्यादा समझदार हैं। जिन ममालिक में EVM का तजर्बा हुआ है उन ममालिक ने EVM क्यों छोड़ दिया? जी अंदली बाबा साहब जी, पहली बात तो सुने, वो कहते हैं कि ये चीज़ है, तीनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप लोग उसकी सॉफ्टवेयर की वायरिंग इस किस्म की करेंगे। मैं तीनों का जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये उनका जर्मनी और उनमें तो धांधली की इशू ही नहीं है, वहाँ तो धांधली का इशू नहीं है। EVM क्यों छोड़ दिया? अब आप देखें दुनिया के 2 बिलियन लोग, इंडिया और सिर्फ आप USA ही ऐड कर लें तो 2 बिलियन लोग आउट ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड यूज़ EVM मशीन, मेजॉरिटी यूजेस EVM मशीन। नंबर 3, आपने ये कहा कि जी ये क्यों आप इसकी प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग करेंगे। भाई अगर तो हम अपने नीचे सारा कुछ करें, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन ने मशीनें ऑर्डर करनी है, उन्होंने वो टेंडरिंग करनी है, उन्होंने मंगवानी है, उन्होंने स्टोर करनी है, वो सिर्फ हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो जब वो उनके वाले होगा तो यहाँ तो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो ठीक नहीं, आजकल तो इनकी बड़ी दोस्तियां हैं उनके साथ। हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका सॉफ्टवेयर, उसकी एप्लीकेशन। इलेक्शन कमीशन के साथ इनकी बड़ी दोस्तियां हैं आजकल, तो आप उनके हक में। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब मेरी बात, इसका क्या जवाब है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। देखें ये जो लोग इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं जानते ना, हमारे मेजॉरिटी नाज़रीन ज़ाहिर नहीं जानते, उन्हें आप ब्लफ कर सकते हैं इस तरह का आर्गूमेंट दे के इलेक्शन कमीशन सारा करेगा। आपके जो पोलिंग स्टेशन होता है, जहाँ पे 300 पोलिंग स्टेशन है अगर मेरे हल्के में, उसमें इलेक्शन कमीशन का अपना जाती एक भी स्टाफ नहीं होता। ठीक है, वो सारे लोग प्रोग्रामिंग कर देंगे। सुने ना, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, कोई तालीम के महकमे से हैं, कोई हेल्थ के महकमे से हैं, ये सारे आपके गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं। क्या करेंगे जो आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर सकती है, और यही हम कह रहे हैं। मशीन की प्रोग्रामिंग इनके हाथ में होगी, वो कहते हैं प्रोग्रामिंग ECP के पास। नहीं, मैं नहीं इस बात को मानता। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि जो आपका एक जो वो होता है पोलिंग स्टेशन, उसके ऊपर जो तमाम मामला है, मैं बहुत मतलब फाइन डिटेल में चला गया हूँ। इंडिविजुअल करप्शन होगी हर पोलिंग स्टेशन। गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करेगी कि उसकी जो वोट मैं डाल रहा हूँ, मैं वोट अगर किसी जमात को डाल रहा हूँ, निकले इनकी मर्जी का। इसके लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, ये बहस है टेक्निकल। इलेक्शन कमीशन को 2 तरह की चीज़ें इस वक्त, जो मेरे हिसाब से 2 तरह के चैलेंज है। एक ये कि जो टाइम इस वक्त इलेक्शन में रह गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से इलेक्शन अगले साल हो जाएगा। अच्छा। 2023 में नहीं होना, ये 2022 में इलेक्शन हो जाएगा। इतने टाइम में क्या इतनी मशीनें ऑर्डर करके वो प्रिक्योर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसकी जो टेक्निकल, जैसे मैंने आपसे बात की है, अब एक कंप्यूटर है, आप उसमें वोट डाल रहे हैं, रिजल्ट
वो प्रोग्रामिंग के मुताबिक अगर निकालता है कि तो आप मेरे डॉक्टर साहब बड़े बड़े स्टेट बैंक का सिस्टम हैक हो गया था, ये हैक नहीं हो सकती मशीनें। ये वो सवालात हैं जिन्हें आपने सेटिस्फाई करना है। दो इश्यूज है ना, आप कहते हैं सेटिस्फाई किए बगैर प्रोग्रामिंग आप ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। प्रोग्रामिंग हुकूमत के हाथ में होगी, ये कहते हैं ईसीपी के पास होगी, फिर आप कहते हैं कि हर हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन में धांधली होगी, फिर आप दोबारा कहते हैं कि सिस्टम हैक हो सकता है। दोनों में से एक चीज हो सकती है ना। सब बात यह है कि ये नाम आप ये कहें कि मुख्तलिफ हैं और जिनके आपने चंद लफ्ज़ पकड़ लिए हैं, मैं ओवरऑल एक बात कह रहा हूँ कि ईवीएम से आप अपनी मर्जी से नतीजे हासिल करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। ये एक सवाल है, चलिए जी हमारा सवाल है, गलत है आप सवाल है, लेकिन आपने इसमें पोजीशन को सेटिस्फाई करना है। नहीं आप तब ये इलेक्शन हो सकता है। आपको कोई तरीका निकालना है कि आवाम को, इंटेलिजेंसिया को, मीडिया को, और अगर आप फेयर है, लोगों डॉक्टर साहब आखिरी एक बात, अगर आप इस पे फेयर है, आप समझते हैं कि ईवीएम इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम, आप ओपनली इसको डिस्कस करें, हर फोरम पे डिस्कस करें, अपोजिशन से डिस्कस करें। तो कर रहे हैं। आप बुलडोज कैसे कर रहे हैं सिस्टम को? पता है ये कर रहे हैं कि तो कह रहे बुलडोज कर दिया। 1 साल 1 महीना हो गया है, लास्ट अक्टूबर में हमने असेंबली में इसको पेश किया, तब से इनको कह रहे हैं इनको खत लिखे, ये नहीं आए किसी मीटिंग में। पहली बात। दूसरी बात, बाकी तो छोड़ें आप देखें कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के आई वोटिंग के ऊपर भी खड़े हो गए हैं। कैन यू इमेजिन कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि बाहर बैठे हुए बंदे को पाकिस्तान की सियासत का क्या पता हो, जबकि पाकिस्तान चलता ही और एहसन इकबाल के अपने बच्चे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उसके अलावा नवाज शरीफ के बच्चे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और वो खुद अपने बच्चों को वो वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते क्योंकि उनको डर है। 3 बच्चे हैं और एहसन इकबाल के 3 बच्चे माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं। क्यों उनकी जात के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं? मैं आपका नाम भी बता देता हूँ उनको, वो सारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बाहर पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए होंगे, पढ़ के मैंने कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वो यहीं पे, किसी की शादी बाहर नहीं हुई, की हुई है उसकी। आप नहीं चाहते कि एक्सपर्ट पाकिस्तानी का रोल हो? मैं चाहता हूँ कि हो। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है, फिर वही बात है कि क्या सिर्फ सही वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है? हम चाहते हैं कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक बिल्कुल मिलना चाहिए। किस तरह? उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। आप खुद माशाल्लाह कश्मीर से हैं, आप चेक करें ज़रा कि कश्मीर में क्या सिस्टम है। ओवरसीज़ कश्मीरी के आप कश्मीर में वोट डाल रहे हैं, ओवरसीज़ जो कश्मीर के लोग बाहर आबाद हैं उन कश्मीरियों को, मीरपुर है आपका, मुजफ्फराबाद है, 3 आपके डिवीज़न है ना, पूंछ, मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीज़न, तीनों डिवीज़न के लोगों को न सिर्फ वोट का हक हासिल है बल्कि उनकी नुमाइंदगी है। ये आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है ओवरसीज की, वो तो वहां तक चले गए हैं। बस जी ये कोई हम तो कहते हैं उनको नुमाइंदगी भी दें। लाख का सवाल है। हर पाकिस्तान के घर में तकरीबन एक ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर होता है, जो फाइनेंस भी करता है, जो पूरे घर को फाइनेंस करता है, जो इस मुल्क को फाइनेंस करता है। खत्म हो गया। बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ऑपोजिशन की जमातों का, हुकूमत का कंसेंसस नहीं हो रहा। ईसीपी भी उसमें हिचकिचाहट करता नजर आता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बज़द हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन में इंट्रोड्यूस करना है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।